नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। अमरावती होगी आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज से शबरीमाला केस की रोज होगी सुनवाई। सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति से जुड़े मामले के लिए 9 जजों की बेंच गठित। असम, केरल और पुदुचेरी में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का दौर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान में बढ़ती तनातनी का बाजार पर बुरा असर। शेयर मार्केट में गिरावट, तेल की कीमतों में उछाल। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। टूर्नामेंट में राजस्थान 2 जीत के साथ मुंबई से 1 कदम आगे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस विधेयक ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया है। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 3 राजधानी मॉडल पर अब विराम लग चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसमें हुआ क्या है कि अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। सबरीमाला मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके लिए 9 जजों की एक विशेष बेंच का गठन किया गया है, जो काफी समय से रुके हुए इस मामले को फिर से सुनवाई कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सितंबर 2018 के उस फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही उन संबंधित मुद्दों को भी सुना जाएगा जो धार्मिक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। अदालत से अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले बेंच ने सुनवाई के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तय किया था और स्पष्ट किया था कि इस मामले की स्वीकार्यता का निर्णय हो चुका है। पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलों के लिए आज यानी 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का समय तय है, जबकि पुनर्विचार का विरोध करने वाली की दलीलें 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच सुनी जाएंगी। इस बीच अगर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना हो तो उस पर 21 अप्रैल को विचार किया जाएगा और अंतिम तर्क 22 अप्रैल को समाप्त होने की उम्मीद है। 9 जजों की पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, एमएस सुंदरेश, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, एजी मसीही, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं। खास बात यह भी है कि सुनवाई से पहले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की ओर से दायर लिखित दलीलों में अदालत से धर्म की समुदाय केंद्रित समझ अपनाने का आग्रह किया गया है। बोर्ड का कहना है कि अदालतों को आस्था आधारित प्रथाओं की पुनर्व्याख्या करने से बचना चाहिए। उन्होंने अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं वाले पुराने नियम पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि केंद्र सरकार इस पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन करती है। और आइए अब जनादेश में बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव राज्यों से जुड़ी खबरों की।
देश की राजनीति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन में असम, केरलम, पुदुचेरी में मतदान होना है और वहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यानी आरोप प्रत्यारोप, वायदों और सियासी वार पलटवार का आज अंतिम दौर देखने को मिलेगा। तीनों ही राज्यों में आज तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं और कोई रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा के जरिए आखिरी कोशिश में जुटा है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच है तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के बाद सियासी शोर थम जाएगा, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है उनका जवाब ईवीएम में कैद होगा। आज की आखिरी जंग सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि भरोसे की है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को जनता किसके वायदों पर मोहर लगाती है। असम चुनाव की बात करें तो आज अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैली धुआंधार होने वाली है। यहां आज आखिरी दाव का दिन क्योंकि आखिरी बार जैसी स्थिति है। सबसे ज्यादा सियासी गर्मी यहां देखने को मिल रही है। आज शोर सबसे ज्यादा दिखने वाला है क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 9 अप्रैल को 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत आज ही उस दिन ईवीएम में कैद हो जाएगी। बीजेपी इस समय आक्रामक मोड पर है और अगर देखा जाए कांग्रेस के बाद तो कांग्रेस भी मैदान में है। हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को गौरव गोगोई पर इस बार भरोसा है और बराक घाटी से ब्रह्मपुत्र तक कांटे की जंग देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान है। 126 सीट की विधानसभा है असम और यहाँ सियासी गर्मी यानी कि सियासी पारा आज बहुत हाई वोल्टेज पे होने वाला है क्योंकि अगर आपको जादुई नंबर बताएं हम 126 सीटों का तो 64 का वो जादुई नंबर है, मेजॉरिटी है, जिसके साथ ये 64 नंबर होगा वही असम में अगले 5 साल के लिए बनाएगा सरकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। वे राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र से होगी। यहां लाल माटी कलाचार्रा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हेलाकांडी निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगे जहां डीएसए प्ले ग्राउंड पर उनकी दूसरी जनसभा होगी। इसके बाद वे कछार के पुलिस परेड ग्राउंड से लखीपुर और उदरबोंड दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को एक साथ संबोधित करेंगे। असम के बाद लिए चलते हैं आपको दक्षिण भारत केरल में चुनावी फिजा की बात करें जहां विरोधी दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ये तमाम मुद्दे जो इस बार सियासी गर्मी को हाई करे हुए हैं। मुद्दा नंबर 1 है कि राज्य पर बढ़ता कर्ज। वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है राज्य की। पिनराई विजयन के खिलाफ तमाम शिकायतें आ रही है। जनता खुश नजर नहीं आ रही क्योंकि इस समय राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और वित्तीय स्थिति भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। मुद्दा नंबर 2 ये है कि अल्पसंख्यक राजनीति, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जो माइनॉरिटी मैथ है उस पर लगातार बहस है। मुद्दा नंबर 3 यह है कि भ्रष्टाचार, सरकार पर प्रशासनिक धांधली के आरोप है, यानी भ्रष्टाचार में इस समय घिरी हुई सरकार नजर आ रही है। मुद्दा नंबर 4 की विकास वर्सेस ड्रग्स की भी बात इस बार चुनावी मुद्दे को एकदम गर्म बनाए हुए है। बढ़ती नशाखोरी मुश्किल पॉइंट जो है वो नजर आ रहा है इस बार। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो केरलम की राजनीति में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इस बार के विधानसभा चुनावों में घूम रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज केरलम के दौरे पर रहने वाली है। वे राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 3 सभाओं में भाग लेंगे। वे कलपेट्टा, मनथवाड़ी और सुल्तान बथेरी में आयोजित सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले। वे गुवाहाटी और कोलकाता में प्रेस वार्ता करेंगे। और असम और केरलम के बाद आइए लिए चलते हैं आपको पुदुचेरी। पुदुचेरी में इस बार क्या मुख्य मुद्दे हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। पुदुचेरी में इस बार जो मुद्दे गरमाए हुए हैं वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार आई तो वह पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी। इसके साथ विकास और रोजगार एक और बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप देखें तो मैनिफेस्टोज में तमाम तरीके के वायदे किए गए हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा अहम मुद्दा है पुदुचेरी को लेकर। हालांकि विधानसभा के लिहाज से बड़ा छोटा राज्य है लेकिन बड़े राजनीतिक संकेत यहाँ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रशासनिक सवाल यहाँ पर बड़े उठाए जा रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक चिंताएं भी हैं। इसके साथ धन और धन शक्ति की राजनीति भी इस समय एक चुनावी मुद्दा बनी हुई है। और अगर मैनिफेस्टोस को देखें दोनों साइड के, तो कई कल्याणकारी योजनाएं और कई वायदे किए गए हैं कि अगली 5 साल अगर ये सरकार बनती है, और ये जो विधानसभा चुनाव है ये कैसे राज्य में है, जो एक केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी, जिसके लिए 30 विधानसभा सीटें, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत ही रोचक अंदाज में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो पुदुचेरी दौरे पर रहेंगे, वे अपने कार्यक्रमों की शुरुआत श्री अरविंदो आश्रम के दौरे से करेंगे। इसके बाद अरुलमिगु मनुकुला विनायकर देवस्थानम में दर्शन करेंगे। जेपी नड्डा वेशिवाजी स्टैच्यू से अतिथि होटल तक रोड शो में भी शामिल होंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे प्रचार अभियान के बीच वे बैरकपुर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस दावे को खारिज कर दिया है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ कर्मियों से भरे 200 वाहन चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। ममता बनर्जी ने कथित रूप से कहा था कि यह 15 से 25 दिन का खेल है, उसके बाद उन्हें असली खेल समझ आएगा। ममता बनर्जी अक्सर निर्वाचन आयोग पर भाजपा के मुखौटा संगठन के रूप में काम करने और उसकी बात मानने का आरोप लगाती रही है। इसके अलावा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर ने तृणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। बंगाल में खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर तंज कसा है। कहा है कि राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है ये सबको पता है। अभी तो कांग्रेस कहाँ है पता नहीं था, अपने अंदर लड़ाई झगड़ा करके पता कर रहे हैं कि वो उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं अपना। अब राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है सबको मालूम है। कितना चुनाव में उन्होंने नेतृत्व दिया और कितना जीता, एक बार देख लीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने मयिलादुथुराई जिले के सिरकाजी टाउन एरिया में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनसे संवाद किया और उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या परेशानियां हैं, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी यहां माहौल गर्म है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज हो रही है। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई थी। उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। चुनाव की तैयारियों की बात करें तो केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 76,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे राज्य को विशेष सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस संरचना को 154 चुनाव उपमंडलों में पुनर्गठित किया गया है। और सीधा लिए चले आएंगे आपको, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की रैली असम के पत्थरकांडी में हो रही है। वो कहती है सीए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि सीए होते ही घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत षड्यंत्र के साथ इस पूरे क्षेत्र को घुसपैठिया बहुल क्षेत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, वोट बैंक की गंदी राजनीति कर उन्होंने
1950 के इमिग्रेंट्स एक्ट को समाप्त करने का। गोपीनाथ जी असम को बचाने के लिए 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट लेकर आए थे। कांग्रेस ने 83 में आईएमडीटी एक्ट पारित कर घुसपैठियों को यहां शरण देने का काम किया। वेटलैंड, चारगाह, हमारे जंगल, हमारी बराक घाटी पूरी धीरे 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 घुसपैठियों से भरने लगी। धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोईगांव, नावगांव, गोलपाड़ा जैसे 7 जिले घुसपैठिए बहुल हो गए। मगर आज मैं इस भूमि में कहकर जाता हूं, बहुत हो गया। कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। केवल आसाम नहीं, केवल आसाम नहीं, बंगाल में भी परिवर्तन होने वाला है। बंगाल में भी भाजपा सरकार। असम, बंगाल, त्रिपुरा तीनों भाजपा सरकार बनने के साथ ही न केवल घुसपैठ बंद होगी, चुन चुन कर हम घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। ये भूमि हमारी है। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहा है, हमारे गरीबों के धान के अंदर, चावल के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है। हम नहीं चलने देंगे। घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत विश्व शर्मा जी ने 1,50,000 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम किया है। और ये अभियान आने वाले दिनों में चालू रहने वाला है। मित्रों, हम इसको रोकेंगे। जाति, माटी और बेटी का संकल्प हम आगे करेंगे। भाइयों बहनों, कछार जिले के खासपुर की हमारी महान विरासत उपेक्षा के कारण खंडहर बनकर रह गई थी। 100 बीघा जमीन पर खासपुर की दिमासा कचारी विरासत को संरक्षित कर हम एक भव्य पर्यटन स्थल बनाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया। मुझे बताओ श्री भूमि वालों, भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मोदी जी ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं गाने बजाने वालों को भारत रत्न दे दिया। अरे खड़गे जी, क्या हो गया है राहुल के साथ रह रहकर आपको? भूपेन दा को गाना बजाने वाला कहते हैं। राहुल के संपर्क का इतना असर हो गया है आप पर। भूपेन दा भारतीय संस्कृति के राजदूत है, हमारे कल्चर के राजदूत है। उनको भारत रत्न दें। भाइयों बहनों, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम किया। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़ है। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए आपको।
जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हो। आप देख रहे थे असम से सीधा प्रसारण, जहां पत्थर कांडी में इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार कर रहे हैं और घुसपैठियों को लेकर कई बड़ी बातें यहां केंद्रीय गृह मंत्री ने कही कि घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से विरोधी साथ दे रहे हैं, घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है भारत में। और साथ ही साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी यहाँ तंज कसा केंद्रीय गृह मंत्री ने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। आइए अब आपको सीधा लिए चलते पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, जहां इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली चल रही है। बांग्ला निजेर में कई चाई बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों यहां हत्या, लूट, अपहरण की सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता दी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, राम श्याम और बाम के कारण होती है। मैं मानता हूं बाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता दी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। क्या कर दिया आपने? आपने इस समाज को जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो जात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। क्या कर दिया है इन्होंने ममता ने? ममता दी, ऐसा आपने क्यों किया? पश्चिमी बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। मदरसों को आपने बजट में मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए 5,700 करोड़ आपने एलोकेट किए थे, लेकिन यहां के इंडस्ट्री, यहां के उद्योगों के लिए केवल 1,400 करोड़ एलोकेट किए। और आईटी सेक्टर, जबकि यहां का नौजवान इतना टैलेंटेड नौजवान है, आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल का नौजवान केवल वेस्ट बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही काम नहीं करता है, केवल भारत में ही नहीं काम करता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कोई देख सकता है। आईटी सेक्टर में भारत का नाम रोशन करने वाले कोई हैं, इसी बंगाल की धरती की बंगाली मां की कोख से पैदा हुए नौजवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ममता जी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, राजनीति की जानी चाहिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो संतुष्टीकरण की होनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक, ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक जिनका नाम था काजी मशूम अख्तर, पर इसलिए केवल आक्रमण कर दिया गया कि वे बच्चों में देश की भक्ति की भावना पैदा करना चाहते थे। उनके रहते टीएमसी के लोगों के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया।
और इसलिए क्योंकि बराबर काजी मासूम अख्तर साहब बच्चों से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के लिए कहते थे, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको सजा दी गई। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस पर की धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है, जानते हैं हमारी सरकार ने काजी मासूम अख्तर को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लोगों में अंतर। जहां तक हमारी सरकार का, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार का प्रश्न है, हमने बंगाल में इंडस्ट्री, इनकम, हम यहां इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, लोगों की इनकम को भी बढ़ाना चाहते हैं और यहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ज्यादा से ज्यादा केवल बंगाल। तो आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से सीधा प्रसारण, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जहां टीएमसी को उन्होंने निशाना बनाया और साथ ही साथ बताया कि बीजेपी का बंगाल में क्या है मिशन। आइए अब आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर किया गया संशोधन अब लगभग पूरा हो चुका है। देखते हैं इससे जुड़ी 9 अहम बातें। अगर इससे जुड़ी 9 अहम बातों पर जिक्र करें तो लगभग 22,000 शिकायतें अभी बाकी है और 60,06,675 शिकायतों में से 59,84,512 का निपटारा हो चुका है। अब सिर्फ 22,163 मामले ही लंबित है। मतदाता सूची अब प्रभावी रूप से हो चुकी है लॉक और ऊंची दर चिंता की घंटी है, क्योंकि अमान्य ठहराए जाने वाले ऊंची दर जो है वो है 27,16,393 मतदाता अमान्य घोषित कर दिए जा चुके हैं, जबकि 32,68,119 मतदाता वैध पाए गए हैं। अस्वीकृति का एक असामान्य रूप से ऊंचा अनुपात यहां देखने को मिल रहा है और खिड़की अभी भी खुली है, यानी अभी भी संभावनाएं हैं। सभी 27.1 लाख अमान्य मतदाताओं के पास अभी भी मौका है। दोबारा आप ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, वहां अपील करने का अधिकार अभी भी आपके पास सुरक्षित है, यानी आपके पास अभी भी मौका है मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का। इसका मतलब यह है कि यह अंतिम छटनी नहीं है, यह अंतिम स्वरूप नहीं है, बल्कि एक अस्थायी निष्कासन है। भविष्य में आंकड़ों में फिर से बदलाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। और मुर्शिदाबाद ग्राउंड जीरो की बात करें तो मुर्शिदाबाद में 4,55,137 अमान्य मतदाता सूची में आए हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। यहां सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई है। चुनावी समीकरणों में काफी फेरबदल संभवतः देखा जा सकता है। सीमावर्ती जिलों में कड़ी नजर यहां रखी जा रही है, जिसमें सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, सबसे ज्यादा असर यहां देखने को मिल सकता है। इसके साथ दक्षिण 24 परगना जैसे जिले भी प्रभावित है। ये जिले राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है, इसलिए इन संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। जनसांख्यिकीय रूप से भी ये जटिल है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ छटनी हुई है। यहाँ लक्षित सत्यापन अभियान चलाए गए हैं। इसके साथ आपको बताएं, ये जो उत्तर और दक्षिण 24 परगना की बात की जा रही है, जो बेहद ही संवेदनशील है, इस पर सबसे ज्यादा असर कैसे पड़ेगा। उत्तर 24 परगना में 3,25,666 अमान्य मतदाता है। वहीं बात करें अगर दक्षिण 24 परगना की, यहाँ 2,22,929 अमान्य मतदाता है। ये ऐसे सघन चुनावी क्षेत्र है जहां जरा सा भी बदलाव पलट सकता है नतीजे। इसके साथ अगर पूर्वा बर्धमान की बात करें तो यहाँ 2 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं को यहाँ अमान्य घोषित किया गया है। यह आंकड़ा इस जिले के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कड़ी चुनावी मुकाबले में इस जिले की निर्णायक भूमिका है। इसके साथ अगर नदिया की बात करें, नदिया में अनुपातिक जो रूप से सबसे ज्यादा छटनियां हुई है। नदिया की बात करें तो 2,67,940 मामलों में से 2,08,626 मामले अमान्य घोषित हुए हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह अस्वीकृति की सबसे ज्यादा ऊंची दर है। यहां मिलता है कड़ी जांच पड़ताल का संकेत। कूच बिहार की ओर चलते ये भी बेहद संवेदनशील है। यहाँ अमान्य होने की दर 45% के पार है। 45% से ज्यादा मतदाता यहाँ अमान्य घोषित हुए हैं। ये सबसे ज्यादा दरों में से एक है। संभावित रूप से बदले जा सकते हैं यहाँ नतीजे, यानी जिनके नाम अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, वो ट्राइब्यूनल में एक बार फिर से अपील कर सकते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया जो लगभग पूरी हो चुकी है, उसमें जो 60 लाख जो नाम थे, जिसको कहा जा रहा था कि बेहद ही वो
नाम जिनके नाम मतदाता सूची से इस बार बाहर थे उनका एक एक करके किस तरीके से निपटारा किया गया, और अभी भी कई नाम जो है वो इस मतदाता सूची के से बाहर है जहां उनके पास ये अभी भी चांस है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। केरलम विधानसभा चुनाव की बात करें जहां 76,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे राज्य को विशेष सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जहां वरिष्ठ अधिकारी संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस संरचना को 154 चुनाव उप मंडलों में पुनर्गठित किया गया है जो जिला पुलिस प्रमुखों की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां 28,209 विशेष पुलिस अधिकारियों सहित 76,203 कर्मियों को 30,471 मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है, जिनमें से लगभग 2,500 को संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 140 कंपनियां और तमिलनाडु पुलिस की 20 कंपनियां राज्य में तैनात की गई है। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम की वटियूरकावु विधानसभा सीट पर अब सबकी निगाह है। एलडीएफ से जहां वी के प्रशांत चुनावी मैदान में है तो वहीं यूडीएफ से के मुरलीधरन को चुनाव में उतारा गया है। उधर बीजेपी ने यहां से केरलम की पहली महिला डीजीपी रही आर श्रीलेखा को मैदान में उतारा है और ये मुकाबला अब रोचक बन गया है। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। 140 विधानसभा सीटों वाले केरलम में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी एलडीएफ हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है तो यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच एनडीए की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम की वट्टियूरकावु सीट इस बार भी सबसे हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। यहाँ की लड़ाई सीधे तौर पर 3 दिग्गजों के बीच सिमटती दिख रही है। एलडीएफ ने अपने मौजूदा विधायक और युवा चेहरे वीके प्रशांत पर फिर भरोसा जताया है, जो अपने विकास कार्यों के दम पर वोट मांग रहे हैं। एलडीएफ ജയിക്കും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ എല്ലാം വോട്ട് മതി ജയിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വലിയ വികസന പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസനവും പേരക്കട വികസനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തി. അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുക അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് നല്ല അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. वहीं यूडीएफ ने इस सीट को वापस पाने के लिए कद्दावर नेता के मुरलीधरन को मैदान में उतारकर मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। के मुरलीधरन क्षेत्र में विकास की कमी और मेडिकल कॉलेज को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। See, in UDF government, we have started a new medical college in my constituency, but it was closed by the CPM government. We are giving promise to the people that if we come back, definitely we will reopen that medical college. वट्टियूरकावु विधानसभा सीट पर असली चौंकाने वाला नाम बीजेपी की ओर से है, जिसने पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा को उम्मीदवार बनाकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का कार्ड खेला है। आपको बता दें कि आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी रही हैं। वो अपनी ईमानदार और तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं। वो क्षेत्र में उद्योगों की कमी, पलायन, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही हैं। रोड का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल्स कॉलेज का डेवलपमेंट, देन हैप्पीनेस पार्क फॉर एल्डरली सिटीजन, विमेन स्किलिंग, empowering women, also सुरक्षित वट्टियूरकाव in the sense that people will feel safe at their home, especially वो जो elderly लोग हैं ना, औरत वो अकेला हाउसेस में है, उसको मैं सुरक्षितत्व मिलना चाहती हूँ। केरल का मतदाता हमेशा से जागरूक रहा है। वट्टियूरकावु विधानसभा सीट में जहां शिक्षित वर्ग और सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका में हैं, वहीं युवाओं का रुझान विकास की ओर है। बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी इस विधानसभा में है जो अकेले अपना जीवन काट रहे हैं। त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब वट्टियूरकावु, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और पलक्कड़ जैसी सीटों पर किंग मेकर की भूमिका से आगे बढ़कर जीत दर्ज करना चाहती है। सबसे बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से आर श्रीलेखा को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि आर श्रीलेखा केरलम की पहली महिला डीजीपी रह चुकी हैं। 3 दिग्गजों से सजी इस सीट पर पूरे केरलम के लोगों की निगाह है कि आखिर यहां से कौन पताका फहराता है, कि क्या परिणाम एलडीएफ यूडीएफ के बीच में आता है या फिर कोई नई पटकथा लिखी जाती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरलम।
यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मैं हमारी सभ्यता की एक महान आध्यात्मिक विभूति को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जीवन निडरता, त्याग और मानवता के प्रति गहरी संवेदना का एक दीप्तिमान उदाहरण था। घोर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वो सत्य, गरिमा और आस्था की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहे। उनका शाश्वत संदेश हमें एक न्यायपूर्ण, करुणामय और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करे। आगे बढ़ेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बाक को न्यूज चैनलों की TRP रिपोर्टिंग पर लगी रोक को 4 हफ्ते के लिए और बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के बीच कुछ चैनलों द्वारा दिखाई जा रही सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक ऐसी रिपोर्टिंग से आम लोगों में घबराहट और भ्रम फैलने का खतरा है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है। इससे पहले भी 6 मार्च को मंत्रालय ने इसी तरह का निर्देश जारी किया था, जिसे अब मौजूदा हालात को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी तरह से चालू होने पर भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा। क्रिटिकलिटी एक ऐसा अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया हासिल कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है। रिएक्टर के तकनीकी महत्व को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन्नत रिएक्टर जो खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है और देश की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि साथ ही परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग को बधाई दी। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है। साथ ही देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की है और साथ ही साथ क्रिटिकलिटी का जो स्टेज है उसको पार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा ये बेहद ही गर्व का क्षण है और भारत के लिए जो क्रिटिकलिटी अचीवमेंट जिसका पड़ाव पार कर लिया गया है उसमें एक बड़ी उपलब्धि भारत को यहाँ मिली है। नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक निर्णायक कदम है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस को सोमवार को अस्वीकार कर दिया। विपक्षी दलों के सदस्य ने 12 मार्च को यह नोटिस सौंपा था। राज्यसभा के सभापति ने भी विपक्ष की ओर से दिए गए इस तरह के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।
सचिवालय ने कहा है कि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों को सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों के नोटिस को खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आयोग को कैसे हटा देगा भाई, संवैधानिक पद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, स्वागत युक्त कदम है। किसी के कहने से चुनाव आयोग हट जाएगा, इलेक्शन कमीशन हट जाएगा और ये हट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज हट जाएगा, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है, न्याय कर रहा है। ये लोग न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है भाई। आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में निर्णय हो जाए तो संभव नहीं ना है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है अपील को, हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें हत्या के प्रयास, अपराध करने की तैयारी के साथ आपराधिक अतिक्रमण, लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 सहित अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं। कल एक व्यक्ति सफेद रंग की गाड़ी में जबरन विधानसभा परिसर में घुस गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया और वाहन को रूपनगर इलाके में रोक लिया। मुख्य आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश पीलीभीत निवासी 37 वर्षीय सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने ऐतिहासिक चांद फ्लाई बाय को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4 अंतरिक्ष यात्री 50 सालों बाद चांद के पास पहुंचे और उसके चारों ओर चक्कर लगाए। ये मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। भारतीय समय के अनुसार 6 और 7 अप्रैल के बीच ये अहम चरण पूरा हुआ। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई नई तस्वीरें भी कैप्चर की। इसी के साथ कई नई तरह की जानकारियां भी जुटाई गई। ये जानकारी भविष्य के मिशनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। आर्टेमिस 2 ने अपोलो 13 के 2,48,655 मील की दूरी के रिकॉर्ड को पार किया है, जिसे अप्रैल 1970 में सेट किया गया था। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्सों को भी देखा और एक नया दूरी रिकॉर्ड स्थापित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एक पायलट को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि इस अभियान में करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया था और 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस में भेजे गए। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है और ऐसी कार्रवाई कभी भी संभव है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगे। उन्होंने दावा किया कि मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है। उधर ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि नेताओं की हत्या या हमलों से ईरान रुकने वाला नहीं है। वहीं सीजफायर के मामले पर ईरान ने साफ कहा है कि वह अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध का पूरी तरह और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बयानों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर नया कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद में डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि यह ईरान का वैध अधिकार है और जल्द इसे लागू किया जाएगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता और हॉर्मुज को नहीं खोलता तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। ईरान ने दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि वह अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा।
खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। आईपीएल में आज के एक अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होने वाली है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के पास दमदार खिलाड़ियों की पूरी फौज है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की है। वहीं मुंबई इंडियंस को अपने 2 मुकाबलों में से एक में जीत मिली है। वहीं एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक दूसरे के खिलाफ कुल 31 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 16 में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया है। केकेआर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। टीम ने 3 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 25 रन बनाए थे। उसी वक्त हल्की बारिश के कारण मैच रुक गया। हालांकि देखते ही देखते बारिश तेज हो गई, जिससे मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा। इस मैच के रद्द हो जाने के बाद पंजाब किंग्स लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मार्च महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नामांकन मिला है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कोनोर एस्टरहुइजेन को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टी20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद नामांकित किया गया है। वहीं टी20 विश्व कप के आखिरी कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन करके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू को बुमराह के साथ नामांकन में जगह मिली है। बुमराह फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे। सैमसन शुरुआती मैचों से बाहर रहे, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की तरह रहे मैच में नाबाद 97 रन उन्होंने बनाए और इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में सेमीफाइनल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन की उन्होंने पारी खेली। बुमराह ने फाइनल में 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। आज से 11 अप्रैल तक दिल्ली में होने वाले बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोरिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप में शामिल होने के कारण भारत घरेलू मैदान पर मिलने वाले हार्ड कोर्ट के फायदे का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टेनिस टीम 7 अप्रैल से नई दिल्ली के DLTA स्टेडियम में शुरू होने वाले बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 में मजबूत चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की नजर प्रतिष्ठित विश्व ग्रुप में तीसरी बार क्वालिफाई करने पर होंगी। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है, जिसमें अंकित रैना, सहजा यमलापल्ली, वैष्णवी अडकर, श्रीवल्ली, भामिदी पत्ती, ऋतुजा भोसले और वैदेही चौधरी शामिल हैं। पूर्व डेविस कप खिलाड़ी और कप्तान विशाल उप्पल के मार्गदर्शन में टीम ने अपने मैच की तैयारियों को और भी बेहतर बनाया है। 6 teams, India, Indonesia, Korea, Thailand, Mongolia and New Zealand. And it's a very tough group. It's group 1, which is the top group in Asia. And it's going to be a big challenge, not just for us, but for every team in this group, because there are a lot of quality players in the field. And yeah, I think we'll have a lot of good, exciting tennis in the next 1 week. भारत को न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और अन्य टीमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दबाव में निरंतरता और संयम सफलता की राह को आसान बनाने में कारगर होंगे। You're playing for your country and for its people, and that's the biggest honor for all of us. So I don't think fashion is an issue for us at all, whether we're playing in India or abroad. Obviously, we're playing at home, and this is my home. I played all my tennis here. And I'm really hoping that the people of Delhi NCR come out in large numbers and support women's tennis as they've always done for Davis Cup. भारतीय टीम पिछले साल के क्वालिफायर में शानदार जीत के बाद लय में नजर आ रही है। भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थन और आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए मिलाजुला आगाज रहा है। अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता ललित ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग के फाइनल में स्थान बना लिया है। 23 वर्षीय ललित ने सेमीफाइनल में चीन के हुआयिंग शी को 11-3 से हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई। साथ ही आपको बता दें कि फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान इख्तियोर
बोटीरोव से होगा, जो 2025 एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं। वहीं 77 किलोग्राम वर्ग में अमन और 87 किलोग्राम में पूर्व एशियाई चैंपियन सुनील कुमार को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों पहलवान आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। आज 5 और भारतीय पहलवान साहिन, सचिन सहरावत, अनिल, प्रिंस और नितेश ग्रीको रोमन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में पेरिस ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कोरिया एजी एम को 5-0 से हरा दिया। प्रीति अब फाइनल में चीनी ताइपे की हुआंग सियाओ वेन से भिड़ेंगी। हुआंग 3 बार की विश्व चैंपियन है। वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया ने भी फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। प्रिया ने मंगोलिया की नामुन मोनखोर को 5-0 से हराया। उधर अरुंधति भी फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में उज्बेकिस्तान की ओइशा टोएरोवा को 4-1 से मात दी। फाइनल में अरुंधति का सामना कजाकिस्तान की बाकेत सेइडिश से होगा। हालांकि निखित सरीन और लवलीना बोर्गोहन को हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 8वें दौर में आज नीदरलैंड के अनीश गिरी से खेलेंगे, तो वहीं टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। चेन्नई के 20 साल के आर प्रज्ञानंदा 7 दौर के बाद 3.5 अंक लेकर गिरी के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। अब टूर्नामेंट के 7 दौर के मुकाबले बचे हैं। पहले मुकाबले में गिरी को हराने के बाद प्रज्ञानंदा दूसरी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। उन्हें शीर्ष पर काबिज उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने हराया, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ रहे। सिंदारोव 6 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका के फेबियानो कारुआना उनसे 1.5 अंक पीछे दूसरे स्थान पर है। इस टूर्नामेंट के जरिए मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश के चैलेंजर तय होगा। महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्ना मुजेचुक शीर्ष पर है। प्रज्ञानंदा की बहन आर विशाली 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि दिव्या देशमुख उनसे आधा अंक पीछे है। विशाली को अब कजाकिस्तान की बिबिसारा असायुबायेवा से खेलना है, वहीं दिव्या मुसीचुक से खेलेंगी। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के मंचों तक अलगोजा की सुर लहरियां बिखेरने वाला प्रसिद्ध लोकवादक तगाराम भील के बारे में, जिन्हें कला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ है। जब भी इस तरह के ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो लोक कलाओं की सुर लहरियां मानो अपने आप ही कानों में घुलने लगती हैं। और ऐसे ही राजस्थान के जैसलमेर के एक वाद्य कलाकार हैं तगाराम भील, जो बजाते हैं अलगोजा। नाम सुना है कभी? नहीं ना? लुप्त प्राय था ये वाद्य, लेकिन उन्होंने इसे लुप्त होने नहीं दिया। सोचिए 10 साल की उम्र से बजा रहे हैं वे अलगोजा, और बकरियां चरा रहे थे, लेकिन बकरियां चराते चराते उन्हें अलगोजा बजाने से ऐसा प्रेम हुआ कि उन्होंने ये साथ कभी नहीं छोड़ा। और न केवल राजस्थान की इस आदिवासी लोक संस्कृति को स्थानीय स्तर पर जोर दिया, बल्कि 35 से अधिक देशों तक विश्व पटल पर ले गए वे इस अलगोजा वाद्य को। इतने गहरे प्रयास थे उनके कि उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। राजस्थान के रेगिस्तान में जब हवाएं रेत को छूती हैं, तो उनमें कहीं दूर एक मधुर धुन सुनाई देती है। ये धुन है अलगोजा की। और इस धुन को अपनी पहचान बनाने वाले कलाकार हैं जैसलमेर के मुलसागर गांव के तगाराम भील। बचपन बड़े ही संघर्षों में बीता। अपने पिता टोपण राम भील को अलगोजा बजाते देख उनके भीतर 11 वर्ष की उम्र में संगीत के ऐसे बीज पड़े कि यही प्रेरणा धीरे धीरे उनका सपना बन गई। अपना वाद्य खरीदने के पैसे नहीं थे तो अपने हाथों से अलगोजा बना लिया। 1981 में जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब जैसलमेर के कलेक्टर ने उन्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में मंच दिया। तो पहली बार मंच पर मिली सराहना ने उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाया
कि उन्होंने तय कर लिया कि अब अलगोजा ही उनका जीवन है। मेरे पिताजी बजाते थे, तब मैंने भी बकरी चराते हुए बकरी के साथ मुझे भेज देते थे और पिताजी अपने ऊँटने के ऊपर लकड़ी बेचते थे। तो उस टाइम मैंने भी चुपचाप से उठा करके बकरी के साथ लेके चला जाता अनुज के, और बजाते बजाते खेलते बजाते सीख लिया। आज तगाराम भील न सिर्फ एक कुशल कलाकार हैं, बल्कि अलगोजा सिखाने वाले गुरु भी बन चुके हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, लगन और साधना की एक जीवंत मिसाल है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे हमारे नई जनरेशन के हर युवा ऐसी कलाएं सीखें और अपना नाम कमाए, अपने देश का नाम आगे बढ़ाए, और सबको ये संगीत के ऊपर ध्यान देके सीखना चाहिए। लोक वादक तगाराम भील की अद्भुत साधना आज भी अलगोजा की हर धुन में सांस ले रही है। लोक संगीत में अपने अतुल्य योगदान के लिए अलगोजा वादक तगाराम भील को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।